बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे बिजली की तकसीमकार कंपनीज यानी डिस्कोस के मुलाजमीन की। बिजली पैदा करने वाली कंपनीज के तकरीबन 2 लाख मुलाजमीन सालाना अरबों रुपए की बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। तफसीलात बताने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है फ़हीम अख्तर ने। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे शोबा तालीम की, जो कि एक तवील अरसे से फंड्स की कमी का शिकार है। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में कायम पाकिस्तानी चेयर्स कई बरसों से खाली हैं। इन चेयर्स का मकसद अपने मुल्क के हीरोज, जुबान और तारीख को दुनिया की अहम यूनिवर्सिटीज में मुतारिफ करवाना है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के पास इन यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स भेजने के लिए फंड्स ही मौजूद नहीं हैं। इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ होंगे रियाजुल हक। जबकि आखिरी हिस्से में हम रुख करेंगे कराची का, जहां पर जमशेद टाउन 1 में लैंड माफिया ने करप्ट अफसरान की मिली भगत से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज के खाते तब्दील कर दिए हैं, जिस पर वजीर आला सिंध ने आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। इस स्टोरी पर बात करने के लिए कराची से हमें ज्वाइन किया है जाहिद खोखर ने। तो नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे अवाम के हवाले से। तो अवाम के लिए बिजली फी यूनिट 60 रुपए है, लेकिन दूसरी जगह बिजली की तकसीम कार करने वाले डिस्कोस के लाखों मुलाजमीन के लिए बिजली बिल्कुल मुफ्त है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता बरस डिस्कोस के मुलाजमीन ने 14 अरब रुपए से जायद की मुफ्त बिजली इस्तेमाल की है। नाजरीन, यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि बिजली का शोबा पहले से ही सालाना 600 अरब रुपए के खसारे का सामना कर रहा है। फिर उस पर मुलाजमीन के लिए मुफ्त बिजली एक नासूर बनता चला जा रहा है। खबर क्या है कि टीम ने 9 डिस्कोस के मुलाजमीन को मुफ्त दी गई बिजली की होशरुबा तफसीलात हासिल कर ली हैं। तफसीलात बताने के लिए हम मौजूद हैं फ़हीम अख्तर। फ़हीम, सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन सा डिस्कोस ज़्यादा बिजली मुफ्त इस्तेमाल करता है, क्या डिटेल्स हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना। सबसे पहले तो ये मामला जो एक इम्पॉर्टेंट है और ये पाकिस्तान के लिए अगर देखें कि जो सबसे बड़े जो चंद मसाइल हैं उनमें से एक बड़ा मसला तवानाई का शोबा जो है, और पाकिस्तान को इसमें जो अरबों खरबों रुपए के नुकसानात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तवानाई के शोबे में गैस अलग है और बिजली अलग है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बिजली से मुतालिक है, और बिजली के शोबे को हम देखें तो इस वक्त 2400 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा जो टोटल है वो इस वक्त हमें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो नुकसानात देखें हम तकसीम कार कंपनियों के, तो 600 अरब रुपए सालाना के नुकसानात हैं। लेकिन एक तरफ तो अरबों रुपए के नुकसानात का सामना है हमें, तो दूसरी जानिब जो अयाशियां हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो स्टोरी हमने हासिल की है वो ये है कि जो हमारे 9 बड़े डेस्कोज हैं उनके जो 1,88,000 जो मुलाजमीन हैं, उन्होंने गुज़श्ता साल जो गुज़श्ता माली साल था उसमें 14 अरब 15 करोड़ और 98 लाख रुपए की जो मुफ्त बिजली है वो इस्तेमाल की है। और इसके अंदर बड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफात इसलिए भी हैं कि जो डेस्कोस के मुलाजमीन हैं उन्होंने गुज़श्ता साल 34 करोड़ 87 लाख और 66 हज़ार जो यूनिट्स हैं बिजली के वो मुफ्त इस्तेमाल किए हैं। अच्छा। और अगर ग्रेड वाइज हम देखें तो ग्रेड 16 के जो 15,000 मुलाजमीन हैं उन्होंने 1 अरब और 86 करोड़ रुपए से ज़ायद की बिजली मुफ्त इस्तेमाल की है। ग्रेड 11 के 30,859 मुलाजमीन ने 1 अरब 82 करोड़, ग्रेड 17 के 9,000 और 91 जो मुलाजमीन हैं उन्होंने 1 अरब 56 करोड़। और सबसे अहम जो देखें हम ग्रेड 21 के जो सिर्फ 82 मुलाजमीन हैं, अगर उनकी बिजली इस्तेमाल करने का जो वो देखें कि रकम कितनी की इस्तेमाल की गई है, वो उन्होंने 7 करोड़ और 74 लाख रुपए की बिजली इस्तेमाल की है। और इस अंदाजे के मुताबिक देखें तो 9.5 लाख रुपए जो सालाना है इन्होंने इसकी बिजली इस्तेमाल की है इन 82 जो ग्रेड 21 के मुलाजमीन हैं। इसी तरीके से ग्रेड 20 के जो 1473 मुलाजमीन हैं फरजाना, इन्होंने 48 करोड़ और 70 लाख रुपए की बिजली इस्तेमाल की है। और फी पर्सन देखें तो ये 3 लाख और 30,000 सालाना की बिजली इन्होंने मुफ्त इस्तेमाल की है। और ग्रेड 19 के जो 1754 मुलाजमीन हैं इन्होंने
55 करोड़ रुपए की बिजली इस्तेमाल की है और सालाना एवरेज 3,14,000 है। और अगर हम डेस्कोज वाइज चले जाएं, जो सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाला जो कंपनी या फिर जो इदारा है वो है लेस्को, लाहौर की जो कंपनी है। इनके 35,852 मुलाजमीन ने 2 अरब और 68 करोड़ 43 लाख रुपए की बिजली इस्तेमाल की है। जो गैपको है गुजरांवाला की कंपनी, इन्होंने इनके जो 19,000 और 984 मुलाजमीन हैं, इन्होंने 1 अरब 30 करोड़ और 98 लाख की बिजली इस्तेमाल की है। फिर नंबर जो 2 पे है वो है पेस्को। पेस्को के 32,788 मुलाजमीन हैं, इन्होंने 2 अरब और 13 करोड़ रुपए की बिजली इस्तेमाल की है। फेस्को फैसलाबाद की जो कंपनी है, इसके 28,000 मुलाजमीन ने 2 अरब और 12 करोड़ रुपए की बिजली इस्तेमाल की है। मैपको के 26,386 मुलाजमीन ने 2 अरब और 8 करोड़ रुपए की बिजली इस्तेमाल की है। और जो बाकी जो डेस्कोज हैं उनके भी एवरेज 1 अरब से जो ज़्यादा की जो बिजली है वो इस्तेमाल की जाती रही है। और अगर सालाना वो जो माहाना देखें हम, तो 1 अरब और 17 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो बिजली है वो हर डेस्को जो है, या यूं कहें कि जो हमारे जो मुलाजमीन हैं डेस्कोज के, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात फरजाना ये है कि जो बिजली बनाने वाले सूबे हैं या वहाँ के जो अवाम है या फिर वहाँ की जो हुकूमतें हैं, वो बिजली बनाकर भी बिजली खरीद रहे हैं, उनकी कीमत अदा कर रहे हैं। लेकिन जो बिजली की तकसीम करने वाले कंपनियों के जो मुलाजमीन हैं, ये इनको मुफ्त बिजली दी जा रही है। और इसके अंदर से भी अगर हम देखें जो नुकसानात हमें होते हैं, जो सालाना 600 अरब रुपए के नुकसानात हमें इलेक्ट्रिसिटी से हमें आ रहे हैं और इनकी डेस्कोज की वजह से आ रहे हैं, उनमें लाइन लॉसेज हैं, बिजली की चोरी हो जाती है, इसमें फरसूदा निज़ाम, नाकिस मटीरियल। और जो ये मुलाजमीन हैं, इनके ऊपर ये भी बड़ा इल्ज़ाम ये लगता रहता है कि ये इस सारी चोरी के अंदर या फिर इस लाइन लॉसेस के अंदर भी मुलविस होते हैं। और दूसरी जानिब उनको तनख्वाहें भी दी जाती हैं, मरात भी दी जा रही हैं, और फिर लेकिन फहीम, एक तरफ तो ये रोना रोया जाता है कि बिजली की पैदावार ही नहीं। अगर बिजली इस हिसाब से बन रही है, इस हिसाब से उसकी पैदावार हो रही है, तो आपने हमें बेशुमार इदारे गिनवा दिए हैं, लेस्को, गैपको, पेस्को, फेस्को, ये तमाम जो इदारे हैं ये अपने मुलाजमीन को मुफ्त बिजली दे रहे हैं, जबकि अवाम को इतनी महंगी बिजली दी जा रही है। ये डिस्कोज के मुलाजमीन को सालाना 100 अरब रुपए की मुफ्त बिजली देने की क्या वजूहात हैं फिर? देखिए, एक अमूमी एक तासुर मौजूद है, ये जो भी इलेक्ट्रिक कंपनी में, मैपको में या फिर लेस्को या फिर किसी भी डेस्को के अंदर की मुलाजिम भर्ती होता है, तो ये एक तासुर मौजूद है कि अगर आपको कोई रिश्तेदार, भाई, कज़न इसमें मुलाजमत इख्तियार कर लेता है तो इनकी 3 नस्लें सुधर जाती हैं। शायद वो यही वजूहात हैं, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात और भी है। अवाम तो तकरीबन 60 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत अदा कर रही है। ज़ाहिर है बिजली का फी यूनिट आप अगर कहें तो वो जो बताया जाता है कि ये इतना है, लेकिन उसके अंदर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, फिर जो कुछ सरचार्जेस ऐड किए जाते हैं, तो उसको अगर कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 60 रुपए फी यूनिट बिजली बनती है। लेकिन इनको तो मुफ्त मिलती है। ना सिर्फ इनको, जो इन डेस्कोस के अवाम बेचारी को 1 यूनिट भी 60 रुपए का मिलता है, और ये कई जो यूनिट्स हैं हजारों की तादाद में मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे दे देते हैं इनको मुफ्त बिजली? देखिए, ये मैं वही बात बता रहा था कि इनको तो मुफ्त बिजली दी जाती है, इनके साथ साथ जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं इन कंपनीज के, उनको भी मुफ्त बिजली दी जाती है। और अगर कोई रिटायर्ड मुलाजिम या फिर कोई वो फौत हो जाता है तो उनके खानदान को, उनके बच्चों को 10 साल तक 50% रियायत के ऊपर भी बिजली दी जा रही है। अब ये पता नहीं इनके पास क्या रॉकेट साइंस है। एक तरफ आप उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, मराद दे रहे हैं, उनके हाउस अलाउंसेस दे रहे हैं, और दूसरी तरफ मुफ्त बिजली देने का क्या मंतक है? सारी मराद के बावजूद फिर साथ मुफ्त बिजली भी दी जाती है। नहीं, इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग फरजाना चीज़ देखें। इसके अंदर जो एक ऑफिस ऑर्डर है उसके मुताबिक जो ग्रेड 21 के मुलाजमीन होंगे वो माहाना 1300 यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं मुफ्त बिजली। 1300 यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कि आप दिन में 3 एसी भी चलाएं तब भी ये 1300 यूनिट इस्तेमाल नहीं होंगे। ग्रेड 20 के जो मुलाजमीन हैं वो माहाना 1100 यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेड 19 वाले 880, ग्रेड 18 वाले 600 यूनिट, ग्रेड 17 वाले 450 और ग्रेड 16 के जो मुलाजमीन हैं वो 300 यूनिट मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हालत है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम खसारे में हैं, दूसरी तरफ आपकी अयाशियां खत्म नहीं होती, मुफ्ता लगाया हुआ है। और 1,88,000 जो मुलाजमीन हैं, मतलब 1,88,000 फैमिलीज हैं,
1,88,000 फैमिलीज इस्तेमाल कर रही हैं सालाना 14 अरब रुपए की बिजली, और आप कह रहे हैं कि आप लाइन लॉसेस के अंदर हैं, आप बिजली चोरी हो रही है, आप खसारे में हैं। और कैसे आप खसारे में हैं जब इतनी आप मुफ्त की बिजली दे रहे हैं? फिर काहे का खसारा, कहाँ का खसारा? फिर आप अवाम को पागल बना रहे हैं। ये जो 14 अरब रुपए इनको मुफ्त बिजली की मद में मिलते हैं, ये हमारी जेबों से जाते हैं। किसी बिल्कुल, वो तो हम जैसे मासूम अवाम फिर देते हैं, किसी और तरीके से आ जाता है, किसी और तरीके से इसको एडजस्ट कर लिया जाता है, और हमारे पास बिजली जमा कराने के लिए पैसे नहीं होते, और जनाब के मुफ्त के खाते लगे हुए हैं, और अरबों रुपए आप इस्तेमाल करवा देते हैं। और तो और कुछ और चीज़ें भी जो हमारी सामने से गुजरती हैं, वो ये कि ये बिजली बेचते भी हैं मुलाजमीन, जिनके पास सरकारी ये जो डेस्को के मुलाजमीन होते हैं, मतलब एक तो उनको मुफ्त बिजली दी जाती है, वो फिर आगे से अपनी ही मुफ्त बिजली को बेच रहे हैं, बेच रहे होते हैं। ये भी बड़ी किस्म की शिकायत भी आई हैं, इसकी तहकीकात भी, लेकिन फिर कौन फहीम, ये जो इतने अभी तक आपने थोड़ी सी हमारी जो प्रोग्राम के आगाज में जो होशरुबा इंकिशाफात कर दिया, मेरे ख्याल में इसके बाद तो जो हमारा प्रोग्राम देखेगा वो कहेगा सारी चीजें छोड़ो, हम लोग खुद बिजली के शोबे में जो है वहां पे हमें नौकरी मिल जाए। देखिए, ये अमूमी तासुर था कि एक बंदा वापडा में भर्ती करवा दो, फिर 3 नस्लें आपकी सुधर जाएंगी, और यकीनन मुलाजा तो आ रही हैं कि जिस तरीके से खुद भी रखें, आप रिटायर हो गए तब भी आपको मुफ्त बिजली मिलेगी, अगर आप फौत हो जाते हैं तो 10 साल तक 50% रियायत के ऊपर आपको जो है वो चीज़ें मिलती रहेंगी। वापडा के मुलाजमीन, या आप यूँ कहें कि डेस्कोस के जो मुलाजमीन हैं, वो तो उनकी नस्लें तो सुधर गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा हुआ है। पाकिस्तान को 2400 अरब का खसारा है, या फिर जो सर्कुलर डेब्ट है उसका सामना करना पड़ रहा है, और ये सारी इन्हीं की वजह से। पहले एक कोशिश की जाती रही है कि बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं, बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं, शायद जो सर्कुलर डेब्ट है वो कम हो जाएगा, गर्दिशी कर्जा कम हो जाएगा, लेकिन अब हालात इससे भी आगे निकल चुके हैं। अब ये बिजली की कीमतें भी बढ़ा रहे हैं, ओवर बिलिंग की भी कर देते हैं, फिर भी जो गर्दिशी कर्जा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही 1 लाख जो 81,000 के करीब जो मुलाजमीन हैं, जिन्होंने ये सारा कुछ किया कि इनको सारी चीजें मुफ्त भी मिलती हैं और फिर बाकी मामलात भी करते हैं। अच्छा, अब आप सिर्फ एक सोचने वाली बात एक ये भी है कि इतनी ज्यादा बिजली जो मुफ्त दी जाती है, क्या उतनी इस्तेमाल भी होती है? देखें, ये जो डिटेल आई है इसके अंदर यही लिखा गया है कि जो इनकी इंटाइटलमेंट है, वो इंटाइटलमेंट की यूनिट्स जो हैं वो ये हैं, और जो इस्तेमाल हुए हैं वो ये हैं। मतलब ये जो मेरे पास डेटा है इसके मुताबिक ये कंज्यूम्ड बिजली है, ये कंज्यूम होने वाली है, ये इस्तेमाल की जाने वाली बिजली है, और इस्तेमाल की गई बिजली 14 अरब रुपए की है, जिन्होंने 1 साल के अंदर इस्तेमाल किए। और अभी जो 2024 और 25 जो नया साल इस वक्त जारी है, माली साल, उसको चंद महीने हुए हैं, इसमें भी ये 11 से 12 अरब रुपए से ज़्यादा की बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि एस्टिमेट यही लगाया गया है। तो इसका सिर्फ ये नहीं कि ये जो इंटाइटलमेंट है और ये इसी के ऊपर हमने कैलकुलेशन की है, नहीं, ये कंज्यूम्ड बिजली है और उन्होंने ये बिजली इस्तेमाल की है। तो अब दूसरी जो बात आप कर रही थी कि क्या इनके पास मुफ्त बिजली है भी सही, या बिजली है भी या नहीं है, तो बिजली तो है इनके पास। असल मसला जहाँ पर आ जाता है, जितने भी जो साबिका हुकूमतें गुजरी हैं या जो मौजूदा हुकूमत भी है, वो पहले दिन से यही कहते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं या फिर जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर इश्यूज पैदा हो जाते हैं, वहाँ पर लाइन लॉसेज आ जाते हैं, वहाँ पर यानी कि जितनी बिजली की हमें जरूरत है उतनी बिजली पैदा भी हो रही है, उतनी बिजली मौजूद भी है, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करनी आ रही है। असल मसाइल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त हो जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन किसने करनी है? यही 1,88,000 मुलाजमीन ने, और उनको मुफ्त सारी कुछ चीज़ें फराम की जा रही हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं है। माजी में एक हुकूमत की जानिब से ये जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है वो लाने की कोशिश ज़रूर की गई कि ये जो सरकारी मुलाजमीन है ये इतनी भारी तादाद में बिजली इस्तेमाल करते हैं, अरबों रुपए की बिजली इस्तेमाल करते हैं, क्यों ना इनको एक मोनेटाइज पॉलिसी दे देते हैं और ये इस हद तक रहेगी। फिर मुलाजमीन ने एहतजाज शुरू कर दिया, स्ट्राइक्स होना शुरू होगी, और फिर ये मामला जो है वो किसी अदालत के अंदर चला गया, तो वो पॉलिसी भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। तो अब मुफ्ता लगा हुआ है इन तमाम डेस्कोस का, और आपने जिस तरीके से देखा कि 2 अरब 1 अरब से ज़्यादा कि हर डेस्को जो है वो बिजली जो मुफ्त है वो फराम करता है। लेकिन फहीम, अब जो मामलात हम देख रहे हैं, जिस तरह से आम सारिफ के ऊपर इतना बोझ पड़ता जा रहा है, एक यूनिट जो है उसको 60 से भी कई बार ज्यादा का पड़ जाता है, और नस्ल दर नस्ल जो है इन मुलाजमीन को मुफ्त की बिजली दी जा रही है, इस सिलसिले को रोकने की कोशिश नहीं की गई अभी तक।
देखिए, कोई कोशिश नहीं की जा रही और उसकी वजह यह है कि ये इतना बड़ा नंबर है। 1,88,000 के करीब करीब जो है वो तमाम डेस्कोज के मुलाजमीन हैं और अगर कहीं से भी हुकूमत की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि ये पॉलिसी ख़त्म की जाए तो इसके ऊपर स्ट्राइक्स शुरू हो जाती हैं, एहतजाज शुरू हो जाते हैं या फिर अदालतों से रजू करना शुरू कर दिया जाता है। तो माजी में भी एक दफ़ा कोशिश ज़रूर की गई है लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जिस तरीके से बाकी हमारे शोबों में जो एक एहतजाज करके मामलात रुकवाने वाले एक फोर्सेस मौजूद हैं, या आप इसे, मैं लफ्ज़ नहीं अदा करना चाहता, वो माफिया का, वो मतलब एक माफिया ही से तशबीह दी जाती है। लेकिन फहीम, ये तो अब एक माफिया ही बनता चला जा रहा है क्योंकि देखें तो हुकूमत तो एक तरफ कहती है कि ख्वाहिश जारी होनी चाहिए या हम करेंगे, लेकिन इस फजूल खर्ची पर हुकूमत क्यों चुप है? क्यों उन पर वो क्यों कदगन नहीं लगाई जा रही? क्यों उनको रोका क्यों नहीं जा रहा है? देखें, हुकूमत की जानिब से ज़ाहिर है पॉलिटिकल जो जमातें हैं वही हुकूमत में आती हैं तो उनके वोट बैंक को मुतासर होने का भी खदशा हो सकता है। फिर हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो भी मुतासर हो सकती है। तो एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश ज़रूर की गई कि क्यों ना इन तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं इनकी निजकारी कर दी जाए। तो अब निजकारी का काम जो है वो जारी है, मरहलावार ये निजकारी की जा रही है और हो सकता है कि जब कि प्राइवेट कंपनी इनको खरीदेगी तो फिर ये सिलसिला शायद रुक जाए और जो अवाम, बिल्कुल फहीम, देखा जाए तो ये हम की जो तकसीमकार कंपनीज हैं अगर वो इसी तरह की शाख खर्चियां करती रहीं और अपने मुलाजमीन को ही सिर्फ फायदा पहुंचाती रहीं तो अवाम तो सिर्फ खसारे में जाएगी। और दूसरी तरफ हुकूमत के जो दावे हैं कि किफायत शुआरी होनी चाहिए या हम करेंगे, ये तो बस बातें ही रह जाएंगी। लेकिन इसके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले वक्तों में बिजली जिस तरह से महंगी होती जा रही है, अवाम के लिए अफोर्ड करनी बहुत मुश्किल है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने बात की इदारों की शाह खर्चियों की। दूसरी जानिब हुकूमत भी कुछ कम नहीं है। हुकूमत के कफायत शुआरी के दावों के बावजूद हुकूमती शाह खर्चियों में कोई नुमायां कमी नहीं आई है, लेकिन उसके बरक्स शोबा तालीम के लिए मुख्तस हुकूमती फंड्स में मुसलसल कमी देखने को आ रही है। आपको बताएं कि दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में कायम पाकिस्तान चेयर्स कई बरसों से खाली हैं। इन चेयर्स का मकसद अपने मुल्क के हीरोज, जुबान और तारीख को दुनिया की अहम यूनिवर्सिटीज़ को मुतारिफ करवाना है। लेकिन हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस पाकिस्तानी प्रोफेसर्स दूसरे ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान के पास इन यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स भेजने के लिए फंड्स ही नहीं हैं। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक से। रियाज, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि पाकिस्तान चेयर्स है क्या और इसकी क्या अहमियत है? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। पाकिस्तान चेयर्स जो है पूरी दुनिया में जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तमाम ममालिक में, अमेरिका, जर्मनी वगैरह में काफ़ी अर्सा पहले पाकिस्तान ने पाकिस्तान चेयर्स का सिलसिला शुरू किया। पूरी दुनिया में ये होता है और इसका मकसद जो ये होता है, मिसाल के तौर पर जो चेयर्स हैं उनके नाम ये हैं: पाकिस्तान चेयर, अल्लामा इकबाल चेयर, कायद-ए-आज़म चेयर, उर्दू चेयर, पाकिस्तान चेयर, पाकिस्तान हिस्ट्री चेयर। ये इन चेयर्स के नाम होते हैं। तो सीनियर जो प्रोफेसर्स होते हैं अपने शोबे के, उनके एक प्रोसेस के बाद उनको पाकिस्तान में फाइनलाइज करके उन यूनिवर्सिटीज़ में भिजवा दिया जाता है, जिसमें जर्मनी शामिल है, जिसमें ईरान है, जिसमें अमेरिका है और इसके अलावा दूसरे तमाम ममालिक हैं। तकरीबन जो 14 सीटें हैं वो जो है वो इसके लिए जो है वो करार पाई हैं पूरी दुनिया में। इसका ज़ाहिर मकसद ये होता है कि मिसाल के तौर पर पीकिंग चाइना में उनकी रिक्वेस्ट होती है कि आपकी जो पोइट्री के हवाले से अल्लामा इकबाल हैं या आपके फाउंडर हैं कायद-ए-आज़म, उनकी हिस्ट्री और पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करने के लिए जो चेयर्स होनी चाहिए ताकि वहाँ पे सेमिनार्स हों, वहाँ पे अगर कोई रिसर्च करना चाहता है या कुछ पढ़ना चाहता है तो वहाँ पे पाकिस्तानी प्रोफेसर मौजूद हों और उन यूनिवर्सिटीज़ में उस सब्जेक्ट के हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो ब्रीफ किया जा सके, एक ज़ैनी साहब मौजूद हों। पूरा डिपार्टमेंट अगर नहीं है लेकिन
एक चेयर मौजूद है और इस चेयर का जो बुनियादी मकसद है वो यही होता है कि वहाँ के मुल्क भर में इस तरह जो चेयर्स हैं दुनिया भर में उन लोगों को और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपकमिंग जनरेशन है, आने वाली नस्ल है, उनको ये बताया जाए कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की तारीख़ क्या है, हमारे जो बड़े शायर हैं अल्लामा इकबाल वो क्या थे, उनकी मुफक्किर एशिया उनको कहा जाता है, वो क्यों थे, उनकी इंग्लिश में शायरी, उनकी उर्दू में शायरी, उनकी फ़ारसी में शायरी और बहुत सी इस तरह की जो तारीख़ है, इस हवाले से पाकिस्तान की तारीख़, उर्दू के हवाले से, उर्दू की तारीख़, इसके हवाले से जो है तफसीलात जो है शेयर की जाती हैं डिपार्टमेंट में, सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, तो पाकिस्तान का एक नुमाइंदा मौजूद होता है। लेकिन बदकिस्मती से तकरीबन ये कोई 10-12 साल होने वाले हैं कि ये चेयर्स जो हैं एक आध कभी ना कभी फिल होती हैं, कभी ये मुकम्मल तौर पे फिल नहीं हो पाई। इसमें ज़ाहिर है बहुत सी वजूहात है, प्रोग्राम में आगे चलकर इन तमाम वजूहात का हम जिक्र करेंगे। जी, यानी कि रियाज अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने भी इंसान के अंदर हर चीज़ को जानने के लिए क्यूरियोसिटी पैदा की हुई है और उसी तरह से ये जैसे बहुत से दूसरे ममालिक के हवाले से उनकी ज़ुबान को, उनकी सकाफ़त को या उनकी पोइट्री को, हर चीज़ को जानने के लिए मखसूस नशिस्तें बना दी गई हैं हर मुल्क के अंदर। ये कुछ इसी तरह की चेयर्स हैं? जी बिल्कुल, इस तरह की ये चेयर्स हैं और ये हर मुल्क में होती हैं? हाल ही में भारत ने हर मुल्क में मुख्तलिफ अंदाज में होती हैं। कहीं पे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, कहीं पे और इस तरह की चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में इदारे चेयर्स हैं, इंडिया में जो है वो चेयर कहा जाता है इसको, और बाकायदा तौर पे तकरीबन 300 के करीब जो हैं बताई जाती हैं कि पूरी दुनिया में उनकी चेयर्स हैं, जिनमें उनका हिंदू कल्चर, हिंदुइज़म, उनकी तारीख़, नेहरू, गांधी और इंडिया की तारीख, इस हवाले से जो है ये सारी जो है वो चेयर्स होती हैं और पूरी दुनिया में जो है अपना तशख़्ख़ुस पाकिस्तान के अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अलावा ये किन जगहों पर होता है और बाकी ममालिक में इसका निज़ाम चलता कैसे है? पाकिस्तान में तो जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान चेयर कहलाता है, इंडिया में इंडिया चेयर कहलाता है, और इस तरह अमेरिका वगैरह में, यूरोप में अगर देखा जाए तो वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं। बहुत से प्रोफेसर जो हैं यहाँ से पाकिस्तान से इनवाइट किए जाते हैं, वो यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में, यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहाँ आते हैं। तो बाकायदा तौर पर एक दूसरे की कल्चर, एक दूसरे की तारीख़, एक दूसरे की सकाफ़त और इन चीज़ों में दिलचस्पी ली जाती है। फिर अगर आगे बात चलती है तो उन बाकायदा चीज़ों पर, उन टॉपिक्स पे रिसर्च की जाती है, रिसर्च पेपर एक्सचेंज होते हैं। तो इस तरह के जो है मुख्तलिफ अंदाज में ये सारी जो चेयर्स का यानी अपने कल्चर का, अपनी तारीख़ का लोगों को बताने के लिए मुख्तलिफ जो है तरीक़े होते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान में जो है वो चेयर्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पर एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई और रखी जाती हैं। इंडिया में एक बाकायदा तौर पर अलहदा सा इदारा बनाया गया है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल अफेयर्स, जो बाकायदा तौर पर इन चेयर्स को और इस तरह के बहुत से जो कल्चरल के इशू जो होते हैं, पूरी दुनिया के से जो मेहमान आते हैं मुख्तलिफ मौक़े पे, जो मंदूबीन आते हैं, उनको म्यूज़ियम्स में लेके जाना, उनको भारत की तारीख़ के हवाले से मुतारिफ़ करवाना, और इसी तरह ये जो चेयर्स पूरी दुनिया में भारत की हैं उसके हवाले से पूरी दुनिया में बताना कि भारत क्या है, हिंदुइज़म क्या है, और नेहरू और गांधी की जो पॉलिटिक्स थी वो क्या थी, नेहरू के हवाले से पूरी जो है तफसील। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे एक जो है आप डिप्लोमेसी भी करते हैं, सफारतकारी करते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के हीरोज़ के लिए, अपनी सकाफ़त के लिए, और इसी तरीके से एक सॉफ्ट इमेज जो है पूरी दुनिया में अपना आप जो है वो, जिस तरह खेल एक सॉफ्ट इमेज जो है वो प्रोवाइड करता है, पहुंचाता है, इसी तरह ये एक तरीका होता है कि एक एकेडमिक जो है एक पुश की जाती है, इसके थ्रू जो है तालीमी जो आला तालीम का एक ज़रिया है उसको इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क के तशख़्ख़ुस को उजागर किया जाता है, सॉफ्ट इमेज को किया जाता है। और ये अगेन जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ दुनिया में मुल्कों में मुख्तलिफ अंदाज में होता है। श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल तक जो है इस तरह के जो है कल्चरल एक्सचेंज श्रीलंका वगैरह में होता है और इन चेयर्स वगैरह को वो देखते हैं। तो ये एक ज़ाहिर इसका मकसद ये होता है अपने मुल्क के हवाले से चीज़ों को जो है उजागर करना। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से शायद हम बहुत मसाइल में फंसे हुए हैं, इस मसले की तरफ हमने गौर ही नहीं किया और ये जूं का दूं ठप पड़ा है। तो और जैसा कि शुरू में आपने बताया कि आखिर इशू क्या है पाकिस्तान में, क्यों हर दफ़ा चेयर्स खाली हो जाती हैं? और इस दफ़ा अगर देखा जाए जैसा कि आपने बताया ये तो बिल्कुल खाली हैं।
बिल्कुल ऐसे ही, और ये कई सालों से होता है। एक आध चेयर जो है वो फिल हो जाती है, लेकिन बाकी जो है असामी पूर्ण नहीं हो पाती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँगा कि 2010 में जब 18वीं तरमीम हुई तो उससे पहले जो है ये बाकायदा तौर पर जो है वजारत तालीम के पास था। उसके बाद जो है वो बात बदली और ये बाकायदा तौर पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पास जाने की बात चल पड़ी। फिर HEC जो हायर एजुकेशन कमीशन है, जो कि इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर इन्वॉल्व होते हैं, तो HEC को जो है वो समहाउ टास्क देने की कोशिश की गई, लेकिन वो उसमें जो है ना वो कोशिशें बाजियाब नहीं हो सकी, बराबर नहीं हो सकी। तो मामला जो है दोबारा जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ आया। तो बाल जो है इधर से उधर जा रही है, लेकिन सबसे जो बुनियादी वजह है वो इसके लिए फ़ंडिंग का मामला है। लेकिन बदकिस्मती से अगर देखा जाए तो फंडिंग, अगर हम कहें चलिए हुकूमत जो है ऑस्टेरिटी मैयर कर रही है और पैसे बचाओ मुहिम लग रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखें इसी शहर इस्लामाबाद में वज़रा के लिए 24 करोड़ की गाड़ियां जो है 2 माह पहले अप्रूव की गई। इसलिए इसी के साथ साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पे और तमाम एयरलाइंस पे जितने हमारे वज़रा और सेक्रेटरीज जाते हैं उनके लिए बाकायदा तौर पे ये कहा गया कि वही सब इकॉनमी क्लास में जाएंगे। लेकिन फ़ौरन क्या फ़ैसला हुआ कि अभी तकरीबन 15-20 दिन पहले हमने खबर दी थी 92 न्यूज़ पे कि वज़ीर आज़म और अभी काबीना के इजलास से फॉर्मल अप्रूवल ली जाएगी, लेकिन वज़ीर आज़म ने इन प्रिंसिपल या उसूली तौर पे उसकी मंजूरी दे दी है। और वज़रा और सेक्रेटरियों ने कहा है कि हम पूरी दुनिया का सफ़र जो है जब करने जाते हैं तो थक जाते हैं और हमें बिज़नेस क्लास दी जाए। तो वज़ीर आज़म ने उसकी उसूली तौर पे मंजूरी दे दी कि वाकई ये लोग थक जाते हैं। समरी में बड़ी इंटरेस्टिंग तफसील है, उसमें लिखा हुआ है कि PIA तो हर जगह नहीं जाती, तो लिहाजा फिर उन्होंने ये लिख दिया कि 6 घंटे से ज़्यादा जहाँ पे फ़्लाइट्स होंगी वहाँ पे जो है ये लोग जाएंगे बिज़नेस क्लास में जाएंगे, इकॉनमी क्लास में तंग हो जाते हैं, जहाज़ बदल के थक जाते हैं। तो एक तरफ जो है ना करोड़ों और जो डॉलर्स का जो खर्चा आएगा वो इसके अलावा है, लेकिन यहाँ पे चंद जो है $100 मिलियन के एवज 4-5 साल के लिए आप प्रोफेसर्स को अपने मुल्क के तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन आप नहीं भेज रहे। तो तरजीहात जो है वो आपकी तालीम नहीं है, आपकी सेहत नहीं है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं एग्जैक्टली वही हो रहा है। बिल्कुल रियाज, जिस तरह से आपने बताया कि ये जो चेयर्स हैं इनका मकसद अपने मुल्क के हीरो, जुबान और तारीख को दुनिया में मुतारिफ करवाना है, तो क्या हम इतने इंटरेस्टेड ही नहीं है इस मामले में कि कोई हमारी तारीख या हमारी सकाफत को जाने या हमारे हीरोज को समझे कि वो कितने बड़े हीरोज रहे हैं? जी देखें, इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो शायद हमें बुनियादी दिलचस्पी नहीं है, दूसरा तालीम हमारा तरजीह नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान की सतह पे हो, बैनुल अक़वामी सतह पे हो। अगेन इस पे हम या हमारी हुकूमत इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं समझती है रियाज इसको कि कोई हमें जाने या हमारी सकाफत को पहचाने। बिल्कुल, मैं उस तरफ ये आ रहा हूँ कि हमारी जब तरजीहात में शामिल होगा कि पाकिस्तान, पाकिस्तानियत और पाकिस्तान की तारीख़ और पाकिस्तान के हीरोज़, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे तो हम सियासी चालबाजियों से और आए दिन तरामीम से ही बाज नहीं आ रहे। आधी रात तक, फजर की नमाज तक जो है तरामीम तो हो सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख लें पिछली जितनी भी तरामीम हुई सब रात के अंधेरे में हुई। तो 1 घंटा रात के अंधेरे में इसके लिए भी निकाल लें और ये फंडिंग जो है इसकी अप्रूवल कर लें, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है। 24 करोड़ की अगर गाड़ियां आ सकती हैं तो 14 चेयर्स के लिए मेरा ख्याल है 15 करोड़ के अंदर अंदर आप 14 ममालिक में अपनी जो सारी चेयर्स हैं ये फिल कर सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, हाइडेलबर्ग जो यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, चेयर्स की जो खाली है ये तकरीबन 14 चेयर्स हैं जो खाली हैं, और इसमें जर्मनी शामिल है, इसमें ईरान है, इसमें काज़ाकिस्तान है, इसमें अमेरिका है, और इसके साथ साथ इसमें मिस्र है, इसमें तुर्की शामिल है। एक बंदा जो है कुछ हफ्ते पहले फाइनल हो गया, ईरान हमने भिजवा दिया है। कुछ के इंटरव्यूज़ अभी हो रहे हैं, कुछ ममालिक के साथ, जर्मनी वगैरह के साथ जो है वो साइन हो गए MOU, लेकिन MOU साइन होना मसला नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी के साथ MOU तो साइन हो गया, लेकिन क्या वफाकी हुकूमत के पास बजट में इतना पैसा है कि इस प्रोफेसर को भेजा जाएगा, उसके घर का खर्चा ज़ाहिर है, उसमें उसके साथ फैमिली जाएगी, तो बाकायदा सारी जो एक फंडिंग होती है, पूरा एक प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए फंडिंग क्या हुकूमत के पास मौजूद है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस आने वाले हफ्ते में जो काबीना का इजलास होगा, मुमकिन तौर पर ये जो 5 यूनिवर्सिटीज़ के MOUs हैं उसके दस्तखत की मंजूरी तो ली जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वज़रा और वज़ीर आज़म इस मामले को उठाएंगे कि इसका मुस्तकिल हल किया जाए, और कभी HEC, कभी फॉरेन ऑफिस, कभी एजुकेशन मिनिस्ट्री फेंकने के बजाय इसके लिए एक फंड मुख्तस किया जाए। आपने अच्छी खासी रिसर्च की है इस हवाले से, ये बताइएगा कि आपके नज़दीक इसका हल क्या है, आप क्या समझते हैं?
जी, इसमें बड़ा आसान तरीका है, पूरी दुनिया में इस तरह होता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए, और भारत में भी ये होता है। और इसका बड़ा आसान सा हल है, वो ये है कि हुकूमत एक तरफ तो काफ़ी हद तक जो रकम है वो मुख्तस कर सकती है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे हालात इतने मखदूश हो गए। अगर हमारे हालात मखदूश हुए होते तो हमारे जो अशराफिया है जो कुछ कर रही है आजकल वो ना कर पाती। लेकिन चलें किसी हद तक हम कहें कि हमारे पास बजट में कमी है तो कुछ पैसे तो हुकूमत दे दे। इसके साथ साथ ये जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबसे पाकिस्तानी जो तलबा हैं वहाँ जो रहते हैं, जो वहाँ पे नौकरियाँ करते हैं उन ममालिक में, उन यूनिवर्सिटियों के ममालिक में और पाकिस्तान के अंदर, उनके एलुमनाई की मीटिंग्स रखी जाएँ वहाँ पे, यहाँ पे रखी जाएँ और गेट टुगेदर रखी जाए जो इन यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स हैं या इस तरह के जो पाकिस्तान के अरबपति लोग हैं उनको बिठाकर जो है वो एक किस्म का इवेंट रखा जाए और उसमें फंड रेजिंग की जाए। जिस तरह हमने देखा कि बड़े बड़े अस्पतालों के लिए, शौकत खानम वगैरह के लिए फंड रेजिंग होती है, इसके लिए मेरा ख्याल है 3 घंटे का डिनर हो, सारी फंड रेजिंग हो सकती है, नियत होनी चाहिए। तो अरबपति लोगों को एलुमनाई जो यूनिवर्सिटी, तो क्या इसके लिए कोई सोर्स ऑफ फंडिंग हमारे पास मौजूद नहीं है रियाज? इसके लिए जो सोर्स ऑफ फंडिंग है वो हुकूमत पाकिस्तान ही है, इसके लिए और कुछ नहीं है। और हुकूमत पाकिस्तान ने हाथ खड़े किए हुए हैं और कभी कभार तो आंखें भी बंद कर देते हैं। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि आंखें भी बंद की हुई हैं। उसकी वजह यह है कि ना नीयत है और ना यहाँ पे शौक़ है, ना यहाँ पे ज़ौक़ है। और जैसा आपने कहा कि शायद हम चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है वो दुनिया भर में उजागर हो, क्योंकि हमें अपने मुल्क में अपने मुल्क में ही फ़िक्र नहीं है तो हम बाहर की क्या फ़िक्र करेंगे। तो यहाँ का निज़ाम, तालीमी निज़ाम और सारा कुछ ये हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है। और हम 4% जो है वो GDP का एजुकेशन के लिए मुख्तस नहीं करते। हर साल एजुकेशन का बजट कम से कम होता जा रहा है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में इजाफा होता जा रहा है। 3.25 करोड़ तक जो है वो आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद पहुंच चुकी है। तो ये तो एक ऐसा शोबा है कि जो बड़ा दूर की बात है। यहाँ घर के अंदर हमसे मामलात नहीं संभाले जा रहे, दुनिया के तशख़्ख़ुस का हमारा जो है हम क्या कर सकते हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। आपने पेश की है उसके बाद तो ये लगता है कि वज़ारत तालीम भी इसका हल ढूंढने में दिलचस्पी नहीं रखती है। देखें, वज़ारत तालीम में भी मेरी कुछ जो ब्यूरोक्रेट से बातचीत हुई है उनका ये कहना था कि ज़ाहिर है इसके लिए जो फंडिंग और रकम जो उसका आना है, ज़ाहिर है 3-4 साल 5 साल के लिए जो प्रोफेसर वहाँ पे जाता है तो उसका जो रिहाइश का सारा ख़र्चा है, बाकी चीज़ें वो वहाँ की यूनिवर्सिटी आपके लिए जगह फ्राहम कर सकती है। अच्छा, कि आप का दफ्तर कहाँ पर होगा, वो चेयर क्या होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी फंडिंग है, यहाँ से टिकट, यहाँ से जाने का टिकट और छुट्टियों में आना जाना और बाकी जो खुराक वगैरह सारा तनख्वाहें वगैरह सिलसिला है, ये तो हुकूमत पाकिस्तान ने करना है। अब किसी यूनिवर्सिटी में इकबाल चेयर है, क़ायद-ए-आज़म चेयर है, अब ये तो नहीं हो सकता कि जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है या फ्रांस में कोई यूनिवर्सिटी है तो वो सारा खर्चा भी जो है वो जेब से दे कि जी आएँ, हम पैसे आपको देते हैं, आप अपने मुल्क का तशख़्ख़ुस उजागर करें। अब ये तो नहीं कम अज़ कम हो सकता। मेरा ख्याल है इस हद तक सुस्ती तो नहीं करनी चाहिए। रियासत पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इदारा है जहाँ 24 करोड़ की गाड़ियाँ और जो है वो हवाई सफ़र फ्री हो सकता है और बिजनेस क्लास में हो सकता है। तो मेरा ख्याल है चंद करोड़ रुपया अगर जो है इन चेयर्स के लिए दे दिए जाए तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। सिर्फ थोड़ा सा पुश करना है और रियलाइज करना है कि आपने कहा कि दीगर ममालिक में भी ये चेयर्स मौजूद हैं। अपने हमसाया मुल्क भारत की ही बात कर लें तो भारत में डोनर, स्पॉन्सर्स और दूसरे जराए से फंडिंग को पूरा किया जाता है। क्या पाकिस्तान ये तमाम सोर्स यूज नहीं कर सकता? हमने थोड़ी देर पहले एग्जैक्टली यही बात की कि बाकायदा तौर पे ये हो सकता है कि जो एलुमनाई फंडिंग होती है उसको इकट्ठा किया जाए। इसी तरह जो आप एक फंडरेजर जो है रखते हैं और उसमें फ़ैसला करते हैं कि जनाब हमने एक ऐसा एक इवेंट रखना है और जितने बड़े पाकिस्तान के अरबपति और इंडस्ट्रियलिस्ट या सनतकार जो लोग हैं उनको इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के साथ डिनर पे बुला लिया जाए और उसमें सदर भी शामिल हों। ये टोटल एक डिनर के अंदर 1 घंटे के अंदर ये सारा कुछ हो सकता है। तो सिर्फ अगेन मैंने कहा कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है। एलुमनाई की फंडिंग हो गई, फंड रेजर्स हो गए, दूसरी जगह दूसरी जो है जो इंडस्ट्री वगैरह है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं, उसके तहत अरबों रुपया पंजाब में मौजूद है, मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है। उस फंडिंग को लेकर इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत से जराए हैं। बिल्कुल रियाज, देखा जाए तो बहुत से जराए मौजूद हैं, सोर्सेज मौजूद, लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जाता है, उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हम सियासत से बाहर निकलें तो तालीम पर तवज्जो देना, जबकि तालीम पर तवज्जो देनी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। लेकिन यही हालात रहे तो हमारी तालीम को तो पता नहीं, उसका फिर अल्लाह ही हाफिज होगा और हमारे आने वाले नस्लों का क्या बनेगा खुदा ही बेहतर जानता है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि कराची के सब रजिस्ट्रार ऑफिस जमशेद टाउन 1 में कई प्रॉपर्टीज के खाते तब्दील करने के इंकशाफात सामने आए हैं। मनसूबाबंदी के तहत माफिया ने करप्ट अफसरान की मिली भगत से कई प्रॉपर्टीज के खाते तब्दील कर दिए हैं। आईजी रजिस्ट्रेशन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध को लिखे गए खत पर जहां चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इतने बड़े इंकशाफात पर हैरानगी जाहिर की, वही मामले को वज़ीर आला सिंध के सामने भी रख दिया। वज़ीर आला सिंध ने आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। आईजी रजिस्ट्रेशन ने अपने खत में मजीद क्या इंकशाफात किए हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद को। जी जाहिद, ये बताएं कि महकमा रजिस्ट्रेशन में खातों की तब्दीली के मेगा स्कैंडल के हवाले से क्या अहम पेशरफ्त हुई है? जी थैंक यू सो मच। और ये जो मामला है ये तो लगता इस तरह है कि रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। और इस हवाले से जो पेशरफ्त अहम ये हुई है कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से एक आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये ख़त लिखा गया था आईजी रजिस्ट्रेशन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध को, और जो इब्तदाई तहकीकात की गई थी और उसमें जितने मामला सामने आए थे उसके मुतल्लिक़ आगाह भी किया गया था। और ये सिफारिश की गई थी कि अब इस मामले की बेहतर तहकीकात के लिए ज़रूरी है कि एक आला सतही तहकीकात कमेटी बनाई जाए। जब चीफ सेक्रेटरी सिंध के सामने ये मामला आए और होशरबा इंकशाफात सामने आए तो उसके बाद उन्होंने इस मामले के मुतालिक वज़ीर आला सिंध को आगाह किया और बताया कि ये तो इंतहाई संजीदा नौयत का मामला है, इसलिए आप खुद इस मामले को देखें। जिसके बाद वज़ीर आला सिंध की जानिब से एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई है। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के जो सेक्रेटरी हैं शमीर खान भुट्टो, उसकी सरबराही में ये आला सतही तहकीकाती कमेटी है, जिसके जो रुकन हैं एक मेंबर 1 समर हुसैन कादरी, वो भी इसमें रुकन होंगे। उसके साथ मेंबर 2 हैं जमशेद आलम मेमन, वो भी इसके साथ शामिल होंगे। और उसके साथ जो रुकन होंगे उनकी मुआवनत करेंगे उसमें एक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मीरपुर खास हैं खालिद चौहान, शाहिद पंवर असिस्टेंट हैं स्टैम्प विंग के, और उसके साथ निसार अहमद सुमरू जो इंस्पेक्टर हैं उनको शामिल किया गया है। इस तहकीकाती कमेटी के इजलास भी हुए हैं और इस तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन शमीर खान भुट्टो ने 2 सीनियर जो सब रजिस्ट्रार थे जो इस मामले की पहले भी तहकीकात कर रहे थे, एक सरदार जुल्फकार लाखो और उसके साथ आसिफ चांडियो, उनको भी शामिल किया गया है अनऑफिशियल। उनको कहा गया है कि इस मामले में वो मुआवनत करें क्योंकि वो सीनियर तरीन सब रजिस्ट्रार हैं और इस मामले को उन्होंने बारीक बीनी से देखा है। इस मामले की तहकीकात ये और इब्तदाई जो तहकीकात शुरू की गई है तो अहम जो मामला हैं वो सामने आ चुके हैं। इस तहकीकाती कमेटी को मैंडेट दिया गया है कि जो आईजी रजिस्ट्रेशन की जानिब से जो ख़त लिखा गया है इस मामले की तमाम तहकीकात की जाए ताकि हक़ाइक़ तक पहुंचा जा सके। मैं आपको ये बता दूं कि जिस जो अफसर का इंतखाब किया गया है शमीर खान भुट्टो, ये पहले भी मुख्तलिफ़ किस्म की तहकीकात कर चुका है और एक अपनी अच्छी साख रखने वाले अफसर है। आपको याद होगा कि 92 न्यूज़ ने ही एक खबर ब्रेक की थी जो हैदराबाद और सक्कर मोटरवे में मेगा करप्शन स्कैंडल मंजरेआम पर लेकर आए थे। उस मामले पर भी साबिक जो चीफ सेक्रेटरी थे सुहेल राजपूत साहब, उन्होंने भी ये असाइनमेंट शमीर खान भुट्टो को दी थी। और जब शमीर खान भुट्टो उस वक्त फाइनेंस के स्पेशल सेक्रेटरी थे, जब वो मटियारी में पहुंचे थे तो उस वक्त उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बिल्कुल आगाह किया था कि बिल्कुल ये पैसे जो है 2 अरब रुपए वो निकल चुके हैं। और 92 न्यूज़ की खबर बिल्कुल दुरुस्त है और उन्होंने एक रिपोर्ट भी जो है वो दी थी जिसकी रोशनी में वो साबिक डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो अरेस्ट हुए हुए थे और भी असिस्टेंट कमिश्नर। तो जिस तरह से आपने बताया कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो है आला सतह कमेटी बनाई गई है और जिन लोगों को इसमें शामिल किया गया है, क्या वो इतने रिलायबल हैं और जो मैंडेट दिया गया है वो उस पर पूरा भी उतरेंगे? देखिए, जो अफसरान का इंतखाब किया गया है, मैंने जिक्र किया कि इनकी जो साख है, इनकी जो शहरत है वो काफ़ी अच्छी रही है। वो अच्छे तरीके से तमाम मामलात को देख सकते हैं, उसमें किसी के साथ कोई रियायत नहीं हो सकती। बात यह है कि आपको याद होगा कि हमेशा हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में बताया था कि पूरे शहर भर के अंदर जितने सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज हैं वहाँ पर भी इस तरह के मामला जो है वो सामने आ चुके हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की थी कि इस कमेटी को ये मैंडेट देते कि वो इन मामलात को देखे
और पूरे शहर के अंदर जितने जो प्रॉपर्टीज़ के खाते तब्दील हुए हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि जो आईजी रजिस्ट्रेशन की जानिब से खत लिखा गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये बात मेंशन की गई है कि जो जमशेद टाउन 1 है उसमें जितने ये प्रॉपर्टीज़ तब्दील हुई हैं उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये जो है वो कमेटी बनाई जाए। हालांकि होना इस तरह चाहिए था कि शहर भर में जितने मामलात हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक आला सतही फोरम है जिस पर ये इन इश्यूज को एड्रेस किया जाना चाहिए था, मगर शायद इस वक्त भी देखा जाए तो प्रॉपर्टीज के खाते तब्दील करने के हवाले से हम बेशुमार प्रोग्राम्स कर चुके हैं, उसके बावजूद ये मामला क्यों रुकने में नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल, असल में ये है कि हकाइक पर आना नहीं चाहते शायद ये जो है अफसरान जो है, और इस वक्त भी जो खत लिखा गया है चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी हो या वज़ीर आला सिंध, उनको भी हकाइक से दूर रखने की कोशिश की जा रही है कि हकाइक से वो दूर रहे। पर्टिकुलर वो जो है वो सिर्फ एक टाउन को मेंशन किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो पहले डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की सरबराही में कमेटी बनाई गई थी उसको भी जो मैंडेट दिया गया था उसकी भी तहकीकात में ये मेंशन किया गया था कि सिर्फ 11 प्रॉपर्टीज जो है वो उसकी वो तहकीकात करेगी। तो इसलिए कमेटी का ये कहना था कि जब मामला दूसरे भी आते थे, जब इसके सामने अहम इंकशाफात दूसरे भी हुए थे कि कई ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके खाते तब्दील कर दिए गए हैं, तो कमेटी का ये कहना था कि क्योंकि हमें मैंडेट नहीं है, हमें सिर्फ मेंशन करके 11 प्रॉपर्टीज़ दी गई है तो हम इससे तजावुज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी मामला इसी तरह से हो सकता है कि ये कमेटी कहेगी कि अगर शहर भर से एक मामला सामने आ रहे हैं तो हम अपने मैंडेट से तजावुज़ नहीं कर सकते और मामला रह सकते हैं। दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि आईजी रजिस्ट्रेशन की जानिब से जो ख़त लिखा गया है उसमें भी गैर मामूली इंकशाफात किए गए हैं, और इसमें कहा गया है कि जो महकमे के अफसरान हैं उनकी जानिब से जो माफियाज हैं, जो लैंड माफियाज हैं, उनके साथ मिली भगत करके ये मामलात खाते तब्दील किए गए हैं, और इसमें मजीद तफसीलात जो है बताई गई हैं। सारी जाहिर जिस तरह से आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा गया है, उसमें इंकशाफात किए गए हैं, तो वो क्या तमाम इंकशाफात डिटेल में किए गए हैं, उनकी तफसीलात भी सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ये तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो है 3 से 4 पेजेस पर मुश्तमिल ये ख़त लिखा गया था चीफ सेक्रेटरी सिंध को, जिसमें कहा गया है कि सब रजिस्ट्रार सेंट्रल रिकॉर्ड जो ऑफिस है 2 सितंबर को जो सब रजिस्ट्रार था उनके साथ जानिब से खत लिखा गया था कि एडिशनल बुक 1 1981 के वॉल्यूम नंबर 40 गायब है, जिसके बाद जो है मुकदमा भी दर्ज किया गया था। उस वक्त सब रजिस्ट्रार के बाद 3 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की सरबराही में कमेटी बनाई गई, और कमेटी ने जो मामला देखे तो उसमें काफ़ी जो है मामला सामने आए। एक साबिक जो पेशकार हैं उन्होंने अपनी मौजूदगी में, जब उसकी पोस्टिंग थी तो उन्होंने तकरीबन 11 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अपने भाइयों के नाम कर दी जो अरबों रुपए मालियत की है, और ये भी इब्तदाई तहकीकात में इस बात सामने आई है कि 24 प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके खाते तब्दील किए गए सिर्फ इस कमेटी में। और उन्होंने कहा है कि एक मजबूत नेटवर्क के ज़रिए इन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं जो ख़ासतौर पर मुल्क से बाहर हैं या वो फौत हो चुके हैं, उनके खाते तब्दील किए जा रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि जो इस मामले के महकमे के अफसरान और एक्सटर्नल एक्टर्स को जाहिर करने के लिए ज़रूरी है कि आला सतही तहकीकाती कमेटी बनाई जाए ताकि वो इन मामलात को देखे। इस तहकीकाती कमेटी ने जो आईजी ने जो बनाई थी उसमें भी जो इंकशाफात सामने है उसमें तयन किया गया है जितने मुलाजमीन हैं वो सब रजिस्ट्रार भी हैं, साबिक पेशकार भी हैं, और उसके साथ साथ जो स्टैम्प बैंक के जो मुलाजमीन हैं वो उनका भी है। तकरीबन 10 से 11 जो ऑफिसर्स और मुलाजमीन उनका तयन किया गया कि ये इन मामलात में मुलविस हैं। इनके खिलाफ इनके किरदार का भी तयन किया गया है कि किसने किस तरह से जो है वो इनकी सहूलतकारी की है, किस तरह से जो प्रॉपर्टीज़ है अपने भाइयों के नाम की है, हर एक चीज़ उसमें लिखी गई है। और चूँकि इस वक्त इस तमाम जो मजबूत एक नेटवर्क है, ये माफिया है, उसके खिलाफ आला सतही तहकीकात की ज़रूरत है जिसकी सिफारिश की गई थी, जिसके बाद ये आला सतही तहकीकात जो है वो शुरू की गई है। जो पीसीएच सोसाइटी है उसमें काफ़ी ऐसे अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ से कम 1000 या 2000 गज़ पर मुश्तमिल जो बेंगलोज हों, वो रिहायशी हों या कमर्शल हों, उनके खाते तब्दील किए गए, क्योंकि वो एक पुरानी सोसाइटी है और उनके मालकान अक्सर जो है वो मुल्क से बाहर हैं। वहाँ पर एक नेटवर्क काम करता है कि वो सारी चीज़ों को देखता है कि कौन सा जो घर का मालिक मौजूद नहीं है, फिर उस पर वर्किंग की जाती है। जिस तरह से इस वक्त शवाहिद मिले हैं कि जितनी प्रॉपर्टीज तब्दील
तब्दील की गई तो उसके हिस्सेदारी हुई कि जिस तरह से साबिक पेशकार के हिस्से में 11 प्रॉपर्टीज आ गई, उसने अपने भाइयों के नाम कर दी, इसी तरह से और जो प्रॉपर्टीज हैं वो मुख्तलिफ जो स्टेट तो जाहिद आपको लगता है कि इस तहकीकात के बाद उस तमाम माफिया में जो बंदा इन्वॉल्व है उस तक जो है वो कानून का शिकंजा जो है वो तंग होगा? तंग होना चाहिए। मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि जो वज़ीर सिंध को इस मामले पे या चीफ सेक्रेटरी सिंध को हक़ाइक़ से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये मामला शुरू हुआ था सिंध हुकूमत की अहम खातून जो हैं उनकी प्रॉपर्टी के खाते तब्दील किए गए थे। ठीक है। साबिक पेशकार इस वक्त भी जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी कस्टडी में है, उनकी जानिब से जो अहम इंकशाफात किए गए हैं उसकी रोशनी में मामला को आगे लेके जा रहे हैं। तो तमाम ये तो सिर्फ उस वजह से किया गया क्योंकि उस जो है शख्सियत का जो खाता है वो तब्दील किया गया, जिसके बाद ये मामला सामने आया है। हमें जो पता चला था, इतलात मिली थी कि FIA की जानिब से भी इस मामले को जो है वो टेकअप किया जा रहा है, मगर इस वक्त तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई तहकीकात शुरू नहीं की गई क्योंकि ये टैक्स चोरी के जो मामलात हैं, FBR से रिलेटेड जो मामलात हैं वो FIA के डोमेन में आते हैं, इसलिए FIA के पास ये तहकीकात जारी है। मगर बात यह है कि इस वक्त जो नज़र आता है कि सिंध और वफाक हमें एक पेज पर नज़र आते हैं, इसलिए जो दीगर इदारे हैं वो भी शायद इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहते क्योंकि इस मामले में बड़े खुद इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए वो जल्दबाजी से कोई जो एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। बात यह है कि जो जितने भी खाते इस वक्त तक तब्दील किए गए हैं और शहर भर से और भी जो खाते तब्दील किए गए उसके भी शवाहिद मिल चुके हैं। इस तहकीकाती जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की सरबराही में जो बनाई गई थी उसको भी मिल चुके थे और हम उम्मीद करते हैं कि जो इस वक्त जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है वो भी इन मामला उसके पास भी ये मामला आएंगे, मगर ये उम्मीद ये की जा सकती है कि इस जो तहकीकाती कमेटी के जो सरबराह हैं वो इन मामलात की जो हसासियत समझेंगे और हो सकता है कि इस मामले पे वो वज़ीर आला सिंध से अपना मैंडेट मांगे और इस तहकीकात का दायरा वसी करेंगे। इस जो कमेटी के बाद कम से कम ये एक तासुर ज़रूर मिला है कि अब जितने मुलविस अफसरान हैं उनके खिलाफ कोई रियायत नहीं होगी, जो इसमें मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जाहिद, अब हम कह सकते हैं कि इस तहकीकात के बाद महकमा रजिस्ट्रेशन में मौजूद सिस्टम का खात्मा हो सकेगा? ये तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि खात्मा हो सकेगा कि नहीं, क्योंकि जब इदारे किसी का सरबराह, अगर हम किसी भी इदारे के IG रजिस्ट्रेशन को भी अगर हम सियासी बुनियादों पर तैनाती करेंगे और उसी तरीके से हम सब रजिस्ट्रारों की भी जो है इसी तरह से तकर्रुरियाँ और तबादले करेंगे और इसी तरह सिस्टम जो है किसी शख्स या फ़र्द वाहिद को हम सौंप देंगे, किसी भी साबिक सूबाई वज़ीर को अकोमोडेट करने के लिए सिस्टम उनके हैंड ओवर किया हुआ है, तो इस तरह से ये मामला ज़ाहिर है काफ़ी मुश्किल है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से जिम्मेदार अफसरान को लगाया गया है, उसके बाद भी हम ये समझें कि नहीं अभी भी जो सिस्टम मौजूद है उसका खात्मा नहीं होगा? हम उम्मीद ये करते हैं कि जो खातों की तब्दीली में मुलविस अफसरान हैं, जो क्रिमिनल नेटवर्क जिसका IG रजिस्ट्रेशन ने खुद नाम लिया है क्रिमिनल नेटवर्क, उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर हो सकती है। जो इस तहकीकाती कमेटी को मैंडेट दिया गया है वो ज़रूर इसमें अपनी सिफारिशात में बताएगा और हम उम्मीद करते हैं कि वो शायद अपनी तहकीकाती कमेटी में ये भी मेंशन कर दें कि सब रजिस्ट्रार ऑफिसर्स के आइंदा के लिए तमाम मामला रुकने के लिए ज़रूरी है कि सिस्टम को बंद किया जाए, जितने जो सब रजिस्ट्रार हैं उनकी तकर्रुरी मेरिट की बुनियाद पर की जाए। जो ई रजिस्ट्रेशन के मामलात हैं जो शुरू किए गए थे, अगर ई रजिस्ट्रेशन के मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी तो इस तरह से मामलात नहीं होंगे कि किसी का खाता तब्दील किया जाएगा, सारा सिस्टम जो है वो ई रजिस्ट्रेशन के तहत आ जाएगा, करप्शन भी रुक जाएगी, लोगों की प्रॉपर्टीज के खाते जो है डिजिटलाइज करने में कितना टाइम लगेगा? क्यों इतना डिले आ रहा है अभी तक इसमें? देखें, एक सिस्टम है वो उसमें ज़रूर रुकावट है। ये काफ़ी अरसे से इस पे काम चल रहा है और ख़ास तौर पर जब निगरान दौरे हुकूमत था तो उस वक्त के जो निगरान सूबाई वज़ीर था यूनुस डागा, उन्होंने ये मामला शुरू किया था और उनकी कोशिश थी, काफ़ी सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में ये मामला ई रजिस्ट्रेशन के शुरू किए गए हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ सब रजिस्ट्रारों की ट्रेनिंग भी जारी है और ट्रेनिंग हो चुकी है, मरहलेवार हो रही है ट्रेनिंग। मगर बात यह है कि जो सिस्टम में अहम किरदार अदा करते हैं
अफसरान या वो लोग जो पसे पर्दा होते हैं वो ज़रूर इसमें रुकावट हैं कि अगर ये इस तरह से मामला सामने आ जाते हैं तो फिर ये स्कैनिंग, और क्योंकि स्कैनिंग अलग डिपार्टमेंट है, वो जब डॉक्यूमेंट एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में वहाँ पे रजिस्टर होता है तो उसके बाद स्कैनिंग के लिए आता है, तो स्कैनिंग वाले मामला फिर ख़त्म हो जाएंगे। फिर इस तरह से नहीं होगा, हर ऑनलाइन सिस्टम होगा, तो इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे, परसेंटेज बिल्कुल कम हो जाएगी कि किसी के खाते तब्दील किए जा सकेंगे मुस्तकबिल में। ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसमें हुकूमत को इस मामले का फैसला करना होगा कि अब ई रजिस्ट्रेशन के मामला जो हैं उनको बेहतर करना होगा ताकि आइंदा वक्त में इस तरह के मामला सामने ना आ सकें। ये तो एक हुकूमती शख्सियत के खाते तब्दील हुए तब ये मामला शुरू हुआ है, मगर कई ऐसे लोग हैं जो पहुंच नहीं सकते, कई इस तरह से लोग हैं जो बाहर मुल्क बैठे, उनको पता भी नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के खाते तब्दील हो चुके हैं। तो कम से कम जो गरीब और जो बेसहारा लोग हैं उनके हक का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुमकिन हो सकेगा। ये तो हैरानगी की बात है कि जिस तरह से खाते तब्दील कर दिए जाते हैं और उन बेचारों को पता भी नहीं होता जो मुल्क से बाहर होते हैं। जाहिद, ये मामला जो सामने आया है इसमें क्या उन अफसरान के या उन अफराद के नाम सामने आए हैं जिनकी वजह से ये खाते तब्दील किए गए? जी बिल्कुल, मेरे पास जो आईजी रजिस्ट्रेशन की जानिब से ख़त लिखा गया था उसमें भी मेंशन किए गए हैं नाम, जिन सब रजिस्ट्रारों ने इसमें सहूलतकारी का किरदार अदा किया, जिन सब रजिस्ट्रारों ने इसमें कोताही की, कोई कार्रवाई नहीं की गई है इस वक्त तक। और ये तो अब कमेटी जब सिफारिश करेगी तो उसके बाद ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। जब ये फाइंडिंग्स आएंगी उसके बाद रिकमेंडेशन दी जाएंगी, उसके बाद ये जो है जो एंटी करप्शन रूल्स के तहत इस मामले को एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और सीधी जितने इस वक्त तक शवाहिद मिले हैं उनके मुताबिक देखा जाए प्रॉपर्टीज के खाते तब्दील का ये कोई पहला वाकया नहीं है। इस तरह के बेशुमार वाकयात पेश आते रहे हैं और इसके ऊपर हम कई प्रोग्राम भी कर चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात है ये सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा है। जरूरत लेकिन इस बात की है कि उस जड़ का खात्मा किया जाए जो इस करप्शन की वजह बनती है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।